भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव रहे सीताराम येचुरी का 2 दिन पहले निधन हो गया। वह 72 साल के थे। सीताराम येचुरी की गिनती देश के प्रमुख नेताओं में होती थी। सीताराम येचुरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 5वें महासचिव थे। वर्तमान में येचुरी सीपीआईएम के संसदीय समूह के नेता और पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रहे। वे एक प्रसिद्ध स्तंभकार, अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। येचुरी के जाने से भारतीय राजनीति में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे सदियों तक महसूस किया जाएगा। अब सीताराम येचुरी के जाने के बाद उनकी यादों के सहारे राजनीतिक हलकों में एक और चर्चा चल रही है। ये चर्चा है भारतीय राजनीति में वामपंथ के गिरते ग्राफ को लेकर। ये चर्चा जायज भी है क्योंकि एक समय था जब पूरे देश में वामपंथी दलों का बोलबाला था। कई राज्यों में लगातार वामपंथी सरकारें कई सालों तक रहीं, या यूं कहे कि दशकों तक रहीं। लेकिन पिछले 1.5 दशक से वामपंथ ने वहां भी अपनी जड़ें खो दी, जहां इनके सामने कोई दूसरा दल खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता था। आज की इस एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वामपंथ के ये हालात पूरे देश भर में हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। यह वाकई दिलचस्प है कि 20वीं शताब्दी में दुनिया भर के क्रांतिकारियों को लुभाने वाली विचारधारा को सरसरी तौर पर अब चारों ओर से नकारा जा रहा है। करीब 1 सदी पहले, ठीक ठाक कहे तो 1925 में भारत ने 3 महीनों के भीतर 2 विचारधाराओं का उदय होते देखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को पुणे में हुई, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई। वामपंथियों ने 1957 की शुरुआत में केरल में सरकार बनाकर शुरुआती राजनीतिक सफलता का स्वाद चख लिया। उसके बाद वामपंथियों को देश के हर एक हिस्से में सफलता मिलने लगी। हर जगह इनके नेता बने, जन समर्थन भी मिला और साल 2009 तक पार्टी मुख्य धारा में बनी रही। इस बीच पश्चिम बंगाल में लगातार 34 साल और त्रिपुरा में लगातार 35 साल तक शासन करने के बाद देश की कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी पार्टियां भारतीय राजनीति के भंवर में खोती हुई नजर आ रही हैं। 2009 के बाद से लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम का प्रदर्शन खराब होता गया। 2004 में इसने 43 सीटें जीती, 2009 में 16 सीटें जीती, फिर 2014 में लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने 3.28% वोट हासिल करते हुए सिर्फ 9 सीटें जीती। 2019 में इसने केवल 3 सीटें जीती। केरल में सीपीआईएम वर्तमान में सत्ता में है। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 140 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें जीती। हालांकि बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए जरूरी 8 सीटों से वो चूक गई। पार्टी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 47% रहा। ये तो बात थी केरल की, लेकिन पार्टी को उस समय कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा जब 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली। 2016 के राज्य चुनाव में उसने 294 सदस्यीय विधानसभा में 26 सीटें जीती थी। बिहार में सीपीआईएम भी महागठबंधन का हिस्सा थी। सीपीआईएम के 2 विधायक जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन में थे। हालांकि नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़कर इस साल जनवरी में राज्य में नई सरकार बना ली। वाम दल ने 2021 के असम चुनाव में 1 सीट और 2021 के तमिलनाडु चुनाव में 2 सीटें भी जीती। सीपीआईएम तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके की सहयोगी भी है। त्रिपुरा 2023 विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम ने 11 सीटें जीती, जो भाजपा और टीएमसी के बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी एक समय सीपीआईएम का जबरदस्त बोलबाला था। तभी यूपी विधानसभा में तीसरी सबसे बड़ी ताकत रहे वाम दलों को अब चुनाव में खाता खोलने में भी पसीने छूट रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता है। अर्श से फर्श पर पहुंचने में उनकी खुद की खामियां और कमजोरियां भी कम जिम्मेदार नहीं है। हालांकि वाम राजनीति के पुरोधा मानते हैं कि जातिगत और धार्मिक राजनीति ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। वर्ष 1957 से 2002 के बीच हुए 13 विधानसभा चुनाव में वाम दलों के उम्मीदवार लगातार जीतते रहे। 1969 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 80 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। उस बार कांग्रेस और भारतीय क्रांति दल के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाजपा का ही नंबर था, लेकिन धीरे धीरे यह ग्राफ गिरता गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 90 के दशक में वाराणसी की जानी मानी साहूपुरी फर्टिलाइजर्स और बरेली की रबर फैक्ट्री समेत सूबे की काफी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। इससे ट्रेड यूनियन आंदोलन कमजोर पड़ता गया। ट्रेड यूनियन आंदोलन के दौरान प्रदेश में अपनी धाक जमा चुके वाम नेता उसके बाद कोई कारगर मुद्दा नहीं पकड़ पाए। उन्होंने जो मुद्दे पकड़े वो जनमानस को नहीं छू सके। नतीजा ये हुआ कि वाम राजनीति अपना प्रभाव उत्तर प्रदेश में खोती चली गई। मार्च 2023 तक भारत की साम्यवादी पार्टियां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी
महज 3 राज्यों केरल, बिहार और तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रही। आखिरकार वामपंथ के इस गिरते ग्राफ में सबसे ज्यादा किस कारक का योगदान है, इसकी चर्चा कई बार हुई है। चलिए इस पे एक बार और हम प्रकाश डालते हैं। दरअसल वामपंथियों के लिए सबसे अधिक मायने रखता है आर्थिक कारण। कम्युनिस्ट फिलॉसफी यानी साम्यवादी दर्शन और मुक्त बाजारों के बीच घोर विरोधाभास है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए बाजार की ताकतों के मुक्त खेल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डिमांड और सप्लाई चेन को नियंत्रित करने का भी कोई प्रयास वस्तुओं और सेवाओं की बेरोक-टोक आवाजाही में बाधा डालता है। नतीजन इससे आर्थिक विकास में बाधा आती है। सही है कि दुनिया भर में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में छात्रों को यही सिखाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्क्सवादी क्लासिकल सिद्धांत की किसी भी आलोचना के लिए कम्युनिस्ट खुद को तैयार नहीं कर पाए हैं। शायद उन्होंने सोच लिया कि यह एक आदर्श सिद्धांत है और इसमें किसी तरह से सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब वक्त बदला तो कम्युनिस्ट खुद को बदलने में नाकाम रहे। दिलचस्प बात यह है कि अपने उदय की तरह ही कम्युनिस्ट विचारधारा के पतन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी जिम्मेदार रही। हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था, नेहरूवाद समाजवाद मॉडल ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, संसाधनों के वितरण, ट्रेड यूनियन, पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग के मुद्दे उठाने जैसे मामलों में कम्युनिस्टों की भरपूर मदद की। इसके अलावा भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा के सबसे बड़े हमले का सामना भी कांग्रेस ने ही किया। भारतीय कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद और धर्म के संदर्भ में भी लोगों को समझाने में कम्युनिस्ट विफल रहे। भारतीय मार्क्सवादी यह भूल गए कि भारत राम और कृष्ण के साथ साथ बुद्ध और महावीर गुरु नानक के साथ साथ कबीर की भी भूमि है। यहाँ लोगों को उसके धर्म से अलग करना लगभग असंभव है। लोग अपनी धार्मिकता को ठंडे बस्ते में डाल तो सकते हैं और उसे भूल भी सकते हैं, लेकिन उनसे अपनी धार्मिक जड़ों को खत्म करने की उम्मीद करना अपराध जैसा उत्तर प्रदेश या कहें पूरे भारत में मालूम पड़ता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने 2008 में पूंजीवादी अमेरिका के साथ भारत के परमाणु समझौते का विरोध करते हुए कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से नाता तोड़ लिया। रूस या चीन के साथ इसी तरह की समझौते का वह विरोध कभी नहीं करता। यह एक गंभीर गलती थी और कम्युनिस्ट अभी तक उस हार से उबर नहीं पाए हैं, या यूं कहें कि कम्युनिस्ट उस गलती से हारे और आज तक उसी गलती के सहारे हारते आ रहे हैं। इन दिनों कम्युनिस्ट की वैचारिक प्रतिबद्धता भी सवालों के घेरे में आ गई। उनका वैचारिक पाखंड बहुत दूर तक नजर आता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और त्रिपुरा में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया, लेकिन केरल में उसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि इस गठबंधन को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया गया। जाति व्यवस्था की शोषणकारी प्रवृत्ति से देश में कम्युनिस्ट अपील बढ़ना चाहिए था, लेकिन राजनीति की उसकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण ऐसा नहीं हो सका। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन और स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने अपने ही लोगों पर भयानक अत्याचार किए। इतिहास गवाह है कि किसी भी अधिनायकवादी शासन के तहत दुनिया में ऐसा ही हुआ है। महात्मा गांधी की धरती के लोग हमेशा कम्युनिस्टों पर शक करते रहे। लोगों को उस विचारधारा को खारिज करने में देर नहीं लगती जिस पर हमेशा से संदेह किया जाता रहा है, और ठीक यही भारत में वामपंथियों के साथ आज हो रहा है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।